तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज का जो टॉपिक है आनुवंशिकता और वातावरण से जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो यहाँ से आज हम लोग आपका 2 नंबर क्लियर कर लेंगे। यह आनुवंशिकता और वातावरण की पहली क्लास है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। आनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारक क्या है? तो देखिए, आनुवंशिकता क्या होता है? जीन आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है? जो जीन होता है ना, वह आनुवंशिकता का मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई होता है, ठीक ना। यह जो होता है डीएनए से बना होता है और माता पिता से बच्चों में गुणों को ले जाता है, ठीक ना। जो माता पिता के जो गुण होते हैं वह जीन से बना होता है और वह बच्चों में लेकर जाता है डीएनए, ठीक ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए, मानव कोशिका में कुल गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? कुल 23 जोड़ा होता है, ठीक ना। ये जोड़े होते हैं, ठीक ना। और उस तरह 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना। 22 गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष और महिला में समान होते हैं और 23वां जो जोड़ा होता है वह लिंग का निर्धारण करता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 जोड़े, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो प्रकृति होती है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि प्राकृतिक का जो अर्थ है वह आनुवंशिकता से होता है, ठीक ना। और पोषण का जो अर्थ है वह वातावरण से होता है, ठीक ना। तो यही तात्पर्य है, ये अंतर है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए। जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। जुड़वा बच्चों में मोनोजाइगोटिक का अर्थ है? तो देखिए, जो जुड़वा बच्चे होते हैं इसमें जो मोनोजाइगोटिक होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक ही डिंब के 2 भाग में विभाजित होने से बनते हैं, ठीक ना। इसीलिए इनका डीएनए समान होता है। एक ही क्या होता है? जाइगोट होता है, जाइगोट डिंब, ठीक ना। इसी में 2 भाग हो जाते हैं, ठीक ना। 2 भाग होने से बनते हैं 2 जुड़वा बच्चे, ठीक। तो जब 2 भाग होने से जुड़वा बच्चे बनते हैं तो जो इनका डीएनए होता है समान होता है, इसीलिए, ठीक ना। क्योंकि एक ही जाइगोट है या एक ही डिंब है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक ही निषेचित अंडे से जन्मे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। व्यक्तित्व विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, ऑप्शन से भी हल कर सकते, केवल शब्द आए तो काट दो। बचा क्या? परीक्षाओं की संख्या से तो कोई मतलब नहीं है। तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया यही भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। वर्णांधता किस प्रकार का विकार है? कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस है ये किस प्रकार का है? तो देखिए, क्या होता है ना, अगर माता पिता में यह है तो आनुवंशिकी रोग होता है यह, ठीक ना। तो यह किस में भी जा सकता है? बच्चों में भी जा सकता है, लगभग जाता ही जाता है, ठीक ना।
जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आनुवांशिक। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया? तो देखिए जो बीज कोश है इसका जो नियम है बीजमैन दिया, ठीक ना। इससे याद कर लेंगे, बीज कोश बीजमैन। तो इन्होंने ये बात बताई कि जो बीज कोश होता है कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक ना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। बालक के लिए लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कह रहा है बालक के लिए। तो देखिए कुल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, आपको पता है ये बात, ठीक ना। एक मिनट, इसको हटा दो। 23 जोड़ा होता है, ठीक। तो इसमें जो 23वां जोड़ा होता है वह लिंग का निर्धारण करता है, यक्स और वाई, ठीक ना। यदि वाई गुणसूत्र मिलेगा, माता में यक्स रहता है, ठीक ना, और पिता में यक्स वाई होता है। अगर यह यक्स वाला मिलेगा माता से जीन जो होता है तो क्या जन्म लेगा? लड़की। और वाई वाला यही मिलेगा यहाँ पर आकर के तो लड़का, ठीक ना। तो माता पिता के गुणसूत्र जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लड़का की बात कर रहा है बालक की, तो इसका मतलब पिता का गुणसूत्र के आधार पर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए उपार्जित यह जो दिए है लैंडमार्क ने, ठीक ना। तो लैंडमार्क का मानना था कि जीव अपने जीवन काल में जो गुण अर्जित करते हैं वे अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, ठीक ना। जो जीव अपने जीवन काल में जो भी गुण अर्जित करते हैं वे जो गुण होते हैं वो अपनी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। मान लीजिए हम कोई गुण अर्जित कर लिए तो हमारा लड़का भी उस प्रकार का गुण अर्जित करना चाहेगा, वो उसी में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, हमारा लड़का भी उसमें टीचर का गुण उसमें भी होगा, ठीक ना, वो भी पढ़ेगा बढ़िया से। ऐसा भी होता है। और एक और हो सकता है, जैसे मान लीजिए दूसरे दृष्टि से देखें तो जैसे मान लीजिए जिराफ का जो गर्दन है ऊंचा होता है तो उसके बच्चे का भी गर्दन ऊंचा ही होगा, ठीक ना। तो ये कौन दिए है? लैंडमार्क ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए जो आनुवंशिकता होती है इसके जो जनक होते हैं, जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता की बुनियादी नियम दिए हैं, ठीक ना। किस पर प्रयोग किया है ग्रेगर जॉन मेंडल? मटर के पौधे पर। पौधों पर, ठीक ना। जल्दी नहीं रहा है सही से। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। संतानें अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होती है, यह नियम किसने दिया है? यह जो नियम है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम यह बताता है कि माता पिता के जीन के अलग अलग संयोग के कारण बच्चे थोड़े अलग दिख सकते हैं। माता का जीन अलग है, मदर का जीन जो है अलग, और फादर का अलग जीन। जब दोनों का जीन अलग अलग थोड़ा रहता ही है तो जिसके कारण क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके संयोग में थोड़ा अलग अंतर दिखेगा, ठीक ना।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिन्नता का नियम। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार, कह प्रत्यागमन के नियम के अनुसार क्या होगा? प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है? वह यह कहता है कि बच्चे अक्सर अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के विपरीत औसत गुणों के ओर झुकते हैं। क्या कहता है? विशिष्ट गुणों के विपरीत औसत गुणों के ओर झुकते हैं, ठीक ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुद्धिमान माता पिता के बच्चे कम बुद्धिमान हो सकते हैं। यह प्रत्यागमन का नियम यही कहता है। मान लीजिए उनके माता पिता का गुण बहुत अच्छा है, तो उनके बच्चे का गुण उसके विपरीत हो सकता है, झुकता भी है। देखे होंगे कोई माता पिता जो है IAS है, PCS है, तो क्या उसके बच्चे भी होंगे? नहीं होंगे, वो अलग ही जाएंगे, ठीक ना? तो यही कहने का मतलब है इसका। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। गाल्टन का जीव सांख्यिकी नियम किससे संबंधित है? तो देखिए, गाल्टन साहब के अनुसार बालक को अपने गुण केवल माता पिता से नहीं बल्कि दादा दादी और परदादाओं से भी निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जीव सांख्यिकी का नियम यही कहता है कि जो बालक का गुण होता है सिर्फ माता पिता से नहीं, उसके दादा दादी और परदादाओं के जो परदादा होते हैं उनसे भी निश्चित रूप से एक अनुपात में मिलता जुलता है, ठीक ना? जैसे दादा रहते हैं तो बच्चा क्या करता है? बच्चा जन्म लेता है, तो क्या होता है कि देखा जाता है कि माता पिता पर न पढ़ करके वो दादा पर पढ़ा है, दादी पर गई है, ऐसा होता है ना? तो वही जीन, वही बात है, ठीक ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वजों से प्राप्त गुणों का अनुपात इसमें मिलता है, ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? कह रहा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो देखिए, जो वातावरण है यह प्रभावित करती है, ये बात J.E. रास ने कही है, ठीक ना? J.E. रास का है, जो वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सामाजिक वातावरण में क्या शामिल है? कह रहा है सामाजिक वातावरण में क्या शामिल होता है? तो देखिए, जो सामाजिक वातावरण में क्या होता है, अभौतिक या सामाजिक वातावरण में रीति रिवाज, शिक्षा, संस्कृति, पारिवारिक संबंध आते हैं, ठीक ना? क्या आते हैं? रीति रिवाज, ठीक, शिक्षा और संस्कृति, ठीक ना? और पारिवारिक संबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार और समाज की परंपराएं इसमें जुड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आनुवंशिकता को कैसी संरचना माना जाता है? तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो आनुवंशिकता होती है वह क्या होती है? एक स्थिर होती है, ठीक ना? क्योंकि इसे जन्म के बाद बदला नहीं जा सकता, जबकि वातावरण क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। वातावरण बदल सकता है लेकिन जो आनुवंशिकता है वो बदल नहीं सकती, इसलिए यह स्थिर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भेजिए। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक, देखिए इसका जो लेखक है वह गाल्टन साहब है। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, ठीक ना? फ्रांसिस गाल्टन ने इस पुस्तक के माध्यम से
व्यक्तिगत विभिन्नता और आनुवंशिकता पर प्रकाश डाला है। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो देखिए कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर पूछा है गुणसूत्रों की संख्या, तो कुल 46 होती है। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46। जोड़ा पूछता है तो 23, उस तरह पूछा है कुल तो 46। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। इनमें से कौन सा प्रभाव वातावरण का बालक पर डालता है? तो देखिए कह रहा है कि कौन सा प्रभाव वातावरण का बालक पर डालता है। ठीक ना, तो देखिए शारीरिक अंतर भी डालता है, मानसिक विकास का प्रभाव भी डालता है, व्यक्तिगत प्रभाव भी डालेगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो देखिए जो डाउन सिंड्रोम होता है इसका जो कारण होता है 21वें गुणसूत्र जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। ठीक ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है कि ये 2 के बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं 21वें में। ठीक ना, 2 के बजाय 3 आ जाते हैं, इसलिए ये होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। बालक के विकास की सीमाएं कौन निर्धारित करता है? तो देखिए जो बालक की विकास की सीमा कौन निर्धारित करेगा? आनुवंशिकता। ठीक ना, आनुवंशिकता विकास की ऊपरी सीमा तय करती है, जबकि वातावरण उसे प्राप्त करने का अवसर देता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। आनुवंशिकता को समझने के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया? किस पौधे पर? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये देखिए हम भी बताएं मटर का पौधा, एक साधारण मटर का पौधा लिया, उस पर शोध किया। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी? तो देखिए ये जो परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट्स ने दी। कौन दी? रूथ बेनेडिक्ट्स ने। विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण, यह सूत्र किसने दिया? तो वुडवर्थ साहब ने दिए। कौन दिए हैं? वुडवर्थ साहब। इसका सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ। वो उन्होंने ये बताया कि जो वंशानुक्रम और विकास, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आंतरिक वातावरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए जो आंतरिक वातावरण की बात होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है तो जो उसको वातावरण मिलता है माँ के द्वारा, वही होता है आंतरिक वातावरण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। जैसे खान पान का जो प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है वही आंतरिक वातावरण होता है। जैसे माता का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक ना, खान पान उसका कैसा है, वही होता है आंतरिक वातावरण। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए, क्योंकि हम डेली टॉपिक वाइज 8 बजे आप लोगों को CDP की क्लास लाते हैं और 7 बजे हिंदी की क्लास, और सुबह 10 बजे EVS SST की क्लास, उसमें भूगोल, इतिहास और संविधान है। ठीक ना, और 1 बजे EVS की क्लास। ठीक ना, तो आप लोग ज़रूर देखा करिए। और सभी टॉपिक वाइज रहता है। पेपर से पहले हम पूरा टॉपिक करा देंगे। 2, 3, 4 जुलाई को पेपर है ना,
वो पेपर आगे बढ़ेगा, पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि डेट बढ़ा हुआ है इसलिए, ठीक ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 26 से देखते हैं। वर्ण संकर संतानों में पूर्वजों की ओर लौटने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो देखिए जो लौटने की प्रवृत्ति होती है प्रत्यागमन क्या कहलाती है, प्रत्यागमन कहलाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। अनुवांशिकता के कारण होने वाला रक्त विकार क्या कहलाता है। जब रक्त विकार अनुवांशिकता के कारण होता है तो वह हीमोफीलिया कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक ना। ये एक लिंग सालंग अनुवांशिक रोग हो सकता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। नेचर शब्द का संबंध किससे है। तो देखिए जो नेचर है ये पर्यावरण से संबंधित है कि अनुवांशिकता से, कि खान पान से, कि जलवायु से। तो देखिए मनोवैज्ञानिकों में नेचर जैविक गुणों और जीन को दर्शाता है। जो मनोविज्ञान में आप सोचिए अगर उस तरह रहता तो हम सीधे पर्यावरण कर देते, नेचर पर्यावरण, लेकिन यहाँ पर शब्द CDP का है, मनोविज्ञान से है, तो इसलिए आप लोग सावधान से तरीके से जब पढ़े रहेंगे तभी जानेंगे। तो ये जो दिखाता है अनुवांशिकता से दिखाता है, ठीक ना। जैविक गुण और जीन को दर्शाता है ये नेचर। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। बालक की शिक्षा में वातावरण का महत्व है। कौन सा महत्व है, क्योंकि वातावरण वह माध्यम है जिसमें आनुवांशिक क्षमताएं फलती फूलती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज, 30वां है। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधित कारक है। तो देखिए अनुवांशिकता संबंधित कारक जैसे आँख का लाल, आँखों का रंग, ठीक है ये तो होता ही है, एकदम होता है। अगर जैसे माता पिता की आँख है, कलर है, भूरा कलर आँख का है, तो बच्चे का भी हो सकता है, होता ही है, ठीक ना। तो यही पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, बालों की बनावट, त्वचा का रंग, ये सब आनुवंशिकता को निर्धारित करता है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का।